Hello students, नावांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नावांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात का अभ्यास। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पवन खालिस्तान वायु है। उत्तर है गतिशील। खा पवन पृथ्वी के खालिस्तान तापन के कारण उत्पन्न होती है। उत्तर है असमान। गा पृथ्वी की सतह के निकट खालिस्तान वायु ऊपर उठती है जबकि खालिस्तान वायु नीचे आती है। तो उत्तर है गर्म ठंडी। घा वायु खालिस्तान दाव के क्षेत्र से खालिस्तान दाव के क्षेत्र की ओर गति करती है। उत्तर है अधिक वायु कम वायु। प्रश्न नंबर 2। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। उत्तर है पहला वायु दिशा मापक यंत्र। किसी स्थान पर पवन की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए वायु दिशा मापक यंत्र उपयोग में लाते हैं। इसमें एक 75 सेंटीमीटर लंबे तीर को जिसके पीछे चौड़ी पत्तियां लगी होती हैं एक सीधी धुरी पर इस प्रकार लगाते हैं कि वह क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूमकर वायु की दिशा को बता सके। लोहे की 4 क्रॉस भुजाएं इस तीर के कुछ नीचे लगा दी जाती हैं जो क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर की दिशा में रहती हैं। इस यंत्र को एक खड़े स्तंभ में किसी ऊंचे स्थान पर लगा देते हैं जहां वायु के लिए कोई रुकावट ना हो। वायु के चलने पर यंत्र के ऊपरी भाग में लगे तीर की नोक वायु की दिशा की ओर संकेत करती है। तीर के नीचे लगी लोहे की क्रॉस भुजाओं की सीध से तीर की नोक की स्थिति को देखकर वायु की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा है वायु गति मापी यंत्र। रॉबिन्सन का कप वायु वेग मापी। इस यंत्र की सहायता से वायु की दिशा व वायु गति ज्ञात की जाती है। इस यंत्र में 4 हल्की एल्यूमीनियम या तांबे की कटोरियां होती हैं जिनको एक स्तंभ पर लगे लोहे की क्रॉस की भुजाओं में कस दिया जाता है। स्तंभ एक डिब्बे के अंदर धुरी के रूप में होता है। धुरी के निचले भाग में एक डायल लगा होता है जिससे किसी भी समय वायु की गति ज्ञात की जा सकती है तथा ऊपर लगे तीर की सहायता से वायु की गति की दिशा ज्ञात कर ली जाती है। प्रश्न नंबर 3। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाव डालती है। उत्तर है उदाहरण नंबर 1। जब हम बहुमंजिली ऊंची इमारतों में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं सांस लेने में कुछ परेशानी का अनुभव होता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है जिससे परेशानी महसूस होती है। उदाहरण नंबर 2। चोट लगने पर रक्त का बहाव बाहर निकलना। मनुष्य के शरीर का लगभग 15 मीट्रिक टन वायु का दाब पड़ता है। इतने ही दाव हमारा शरीर वायु पर डालता है। हमारे शरीर की नाड़ियों में रक्त का दाव भी वायुमंडलीय दाव के बराबर होता है। जैसे ही हमारे शरीर में चोट लगती है तो अधिक दाव के कारण रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। प्रश्न नंबर 4। आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे
जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो। अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर, हम ऐसा भवन खरीदना पसंद नहीं करेंगे जिसमें कि खिड़कियां हों और रोशनदान ना हो। खिड़कियों के साथ साथ कमरों में रोशनदानों का होना आवश्यक है। कमरे के अंदर की वायु मनुष्य की श्वास द्वारा निष्कासित होने पर दूषित व गर्म होती है। यह गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। इसे निकलने के लिए रोशनदानों का होना आवश्यक है। गर्म वायु का स्थान लेने के लिए शुद्ध वायु खिड़कियों से पहुंचती रहती है। प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। उत्तर, वायु सदैव अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। जब वायु बैनर से टकराएगी तो वह कपड़े के बैनर को फाड़ सकती है और बैनरों को अपने साथ उड़ाकर भी ले जा सकती है। अतः इसे रोकने के लिए बैनरों में छेद कर देते हैं, जिससे वायु इनके छेदों में होकर आर पार निकल जाती है और बैनरों को कोई नुकसान नहीं होने पाता। प्रश्न नंबर 6, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। उत्तर, पड़ोसियों की सुरक्षा के उपाय। पहला, उन्हें शीघ्र चेतावनी देंगे। दूसरा, अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। तीसरा, जलमग्न सड़कों पर बाहर ना चलाने देंगे। नंबर 4, उन्हें संदूषित जल का प्रयोग न करने देंगे तथा आपात स्थिति के लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे। पांचवा, गीले स्विच, खंभों से टूटकर गिरे बिजली के तारों को नहीं छूने देंगे। छठा, चक्रवात संभावित या प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोकेंगे। प्रश्न नंबर 7, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। उत्तर है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं करना आवश्यक है। पहला, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों आदि द्वारा प्रसारित चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों, सरकारी संस्थाओं तथा आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। का, चेन्नई, खा, मंगलूर यानी मंगलौर, गा, अमृतसर, घा, पुरी। उत्तर आएगा अमृतसर। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। का, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। खा, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। गा, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र द्वारा उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होती है। घा, भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं रहती। तो उत्तर होगा का, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तो हमारा अध्याय समाप्त हुआ। इन प्रश्नों को फेयर कॉपी पर लिखें और अच्छी तरीके से याद करें। धन्यवाद।